हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य में डॉक्टर बच्चन सिंह की बुक से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से मैं कुछ तथ्य लेके आई हूँ जो बच्चन सिंह ने मैथिली सरल गुप्त के लिए कहा है। तो आजकल का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में कथन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं मैथिली सरल गुप्त जी के बारे में आज लेके आई हूँ कथन, वो भी बच्चन सिंह के बुक से। तो चलिए आज देखते हैं बच्चन सिंह जी मैथिली सरल गुप्त के लिए क्या क्या वक्तव्य दिए हैं। तो चलिए समय न जाया करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सब परिभाषाएं हैं, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए, नोट करते चलिए। लेकिन यहाँ से मैथिली सरल गुप्त भी हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं को यहाँ पे ली हूँ। चलिए शुरू करते हूँ। देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन मैथिली सरल गुप्त के लिए। तो देखिए, मैथिली सरल गुप्त का समय है 1886 में उनका जन्म हुआ था, 1964 में उनकी मृत्यु हुई थी। चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए, एक एक करके इनकी परिभाषाएं को और बीच में जो मेन तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करते चलेंगे। तो देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह जी कहते हैं कि गांव की सरलता, निश्चलता और कर्मठता के वे सजीव मूर्ति थे। कौन? मैथिली सरल गुप्त जी बोलते हैं कि गांव की सरलता, निश्चलता और कर्मठता के वे सजीव मूर्ति थे, ठीक अपने काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह। तो मैथिली सरल गुप्त जी के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, तो पहली परिभाषा हो गई। पहला कथन हो गया, गांव की सरलता, निश्चलता और कर्मठता के वे सजीव मूर्ति थे मैथिली सरल गुप्त जी, ठीक अपने काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह। दूसरी परिभाषा देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी में आर्य समाजी मिलिटेंसी था। एग्जाम में पूछ सकता है कि आर्य समाजी मिलिटेंसी किस कवि में था, या अगर क्वेश्चन घुमाना चाहे तो घुमा सकता है कि द्विवेदी युग के किस कवि में आर्य समाजी मिलिटेंसी था, या सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी में कैसी मिलिटेंसी थी। तो आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, ऐसे 4 ऑप्शन रख देगा क्वेश्चन। वो जो एग्जामिनर कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे, सब अपने सिलेबस से ही जाते हैं, उसमें इतना घुमा फिरा देते हैं कि कैंडिडेट्स का ध्यान एकदम वो हो जाता है, वो सब देख के हड़बड़ा जाते हैं सब, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इतने में नर्वस हो जाते हैं और सारा तैयार किया हुआ अच्छे से तैयारी सब बेकार हो जाती है। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी में आर्य समाजी मिलिटेंसी था तथा गुप्त जी में वैष्णवी विनम्रता थे। गुप्त जी में वैष्णवी विनम्रता थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी में आर्य समाजी मिलिटेंसी थी तथा गुप्त जी में वैष्णवी विनम्रता थी। नीचे देखिए, ये महत्वपूर्ण कथन है। मैथिली सरल गुप्त जी धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी थे। धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी और विचारों में कैसे थे? तो विचारों में गांधीवादी थे। गांधी जी ने ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। ठीक है, और साहित्य में कैसे थे? साहित्य में देखिए अविधावादी थे। मैथिली सरल गुप्त जी धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी थे। देखिए चौथा कथन देखिए, गुप्त जी का काव्य प्रवृत्ति पुरानी थी। मैथिली सरल गुप्त जी की काव्य प्रवृत्ति पुरानी थी, किंतु उस पर रंग नया चढ़ा था, और जो कुछ नया है वह उनका आधार पुराना है। देखिए, बोले हैं इन गुप्त जी के काव्य प्रवृत्ति सब पुराने थे,
लिखने का ढंग उंग सब उनके पुराने थे, किंतु उस पे जो रंग था वो नया चढ़ा था, और उसका आधार जो नया रंग चढ़ा था ना, उसका आधार भी पुराना था। तो चलिए मेरे साथ नोट करते हुए चलिए। मैंने महत्वपूर्ण कथनों को लिया है, उसको आप लोग भी नोट कर लीजिए। चलिए, चलिए सभी उनके लिए क्या क्या कहे हैं, इनके सारे कथन महत्वपूर्ण हैं, तो आप नोट कर लीजिए, उनका रिवीजन करते रहिए, उनको तैयार करते रहिए। उनका मैथिली शरण गुप्त का श्रृंगार रस कैसा था? उनका श्रृंगार रस, मेरे साथ आप सब भी नोट करते हुए चलिए। दाम्पत्य प्रेम की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता। प्रेम की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता, नहीं लांघता। उनमें काव्य का लक्ष्य, क्षमा कीजिए यहाँ उनके है, उनके काव्य का लक्ष्य लोकहित, यानी लोगों का हित, लोकहित, सद्भाव, सद्भाव का संचार और ज्ञान का प्रकाश है, और ज्ञान का प्रकाश है। तो ये भी कथन किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। मैथिली शरण गुप्त जी का श्रृंगार रस दाम्पत्य प्रेम की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता। उनके काव्य का लक्ष्य क्या है? तो लोकहित है, लोगों का हित, सद्भाव, अच्छा भाव है का संचार और ज्ञान का प्रकाश करना, यानी लोगों में अच्छे मिलनसार भाव हों, सब भाईचारे की तरह मिलजुल के सब लोग रहे, ऐसे उन्होंने सद्भाव का संचार व ज्ञान का प्रकाश बताया है। चलिए अगला देखिए। गुप्त जी की पहली कविता नोट कर लीजिए। गुप्त जी की पहली कविता हेमंत है। गुप्त जी की पहली कविता हेमंत है। ये 1905 में सरस्वती में छपे थे, 5 में सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका में छपे थे, ठीक है। अगला देखिए 1909 में लघुखंड काव्य, लघुखंड काव्य रंग में भंग, रंग में भंग ये प्रकाशित होती है। कब प्रकाशित होती है? 1909 में लघुखंड काव्य रंग में भंग प्रकाशित होती है, ठीक है। अगला तथ्य देखिए। भारतेंदु के समय में चित्तौड़ के स्मरण से उदासी छा जाती थी। उदासी
छा जाती थी, किंतु गुप्त चित्तौड़ से गुप्त जी चित्तौड़ में त्वरा भरने वाली जादुई शक्ति पाते हैं। तो देखिए, भारतेंदु जी के समय में चित्तौड़ के स्मरण से उदासी छा जाती है, किंतु मैथिलीशरण गुप्त जी ने चित्तौड़ में त्वरा भरने वाली जादुई शक्ति पाते हैं। ये भी बच्चन सिंह ने कहा है। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, गुप्त, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आ रहा है। गुप्त जी ने शैली हाली से और जमीन कैफी से, गुप्त जी ने शैली हाली से ली और जमीन कैफी से। उस पर चढ़ा हुआ रंग उनका अपना था। उस पर चढ़ा हुआ रंग उनका अपना था। इसके आधार पर गुप्त जी को हिंदू राष्ट्रवादी सिद्ध करते हैं। हिंदू राष्ट्रवादी सिद्ध करते हैं। राष्ट्रवादी सिद्ध करते हैं। नवजागरण का आरंभ हिंदू राष्ट्रवाद से होता है। हिंदू राष्ट्रवाद से होता है। ठीक है, तो देखिए मैथिलीशरण गुप्त जी, बच्चन सिंह जी कह रहे हैं, गुप्त जी ने शैली हाली से ली थी। शैली हाली से ली थी, यानी मुसद्दे हाली। और किसकी शैली, किसकी शैली? तो जो भारत भारती लिखे हैं मैथिलीशरण गुप्त जी, भारत भारती लिखने की शैली मुसद्दे हाली से लिए हैं और जमीन कैफी से। तो जमीन कैफी से लिए हैं। ब्रजमोहन दत्तात्रेय की जो रचना है उसी से का, जमीन कैफी से, ब्रजमोहन दत्तात्रेय। तो दोस्तों, गुप्त जी ने मुसद्दे हाली से भारत भारती लिखने की प्रेरणा लेके इन्होंने
भारत भारती की रचना की, और ज़मीन कैफी से लिए तो ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से। भारत दर्पण इनकी रचना है, उसी से प्रेरणा लेके मैथिलीशरण गुप्त जी ने भारत भारती की रचना की है। वही यहाँ पे बच्चन सिंह जी बता रहे हैं। और नीचे बता रहे हैं भारतीय नवजागरण का आरंभ भी हिंदू राष्ट्रवाद से माना जाता है। भारतीय नवजागरण का। तो अगला देखिए, एक रामचंद्र शुक्ल जी का याद नोट कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल जी गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहते हैं। सामंजस्यवादी कवि कहते हैं। यहीं पे डॉक्टर नगेंद्र की भी बात आती है। वो क्या बोलते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी रचना साकेत को, जो कि महाकाव्य है, 12 सर्ग हैं, इनकी रचना साकेत को जनवादी काव्य कहते हैं। ठीक है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मात्र कहा है, यानी मैं कुटुंब का कवि हूँ। जैसे कि अपने भाईचारे में, आसपास के लोगों में कौटुंबिक कवि मात्र अपने आप को कहा है। तो जैसे गांव समाज में कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, तो वहीं से इन्होंने कौटुंबिक शब्द लिया है कि अपने आप को स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। ये चीज़ एक बार सुन लीजिए। मैथिलीशरण गुप्त जी ने शैली यानी मुशद्दे हाली से प्रेरणा लेके भारत भारती की रचना किए थे, और ज़मीन कैफी से लिए। इसका मतलब ये है कि ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से जो भारत दर्पण उनकी रचना है, उसी को पढ़ते हैं। तो पढ़ के उन्हीं से आधार लेके, प्रेरणा लेके, तब ये भारत भारती की रचना करते हैं। चलिए, और रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी रचना साकेत को जनवादी काव्य कहा है, और स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए, अगला देखिए, शकुंतला, त्रिपथगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। ऐसे ही जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सबको मैं आप सबसे साझा करूं, और हमें आप सबसे भी कुछ सीखने का सौभाग्य मिले, प्रेरणा मिले। जहाँ भी हमारा पढ़ना पढ़ाना आप सबको समझ में ना आए, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव भी दीजिएगा, हम भी कुछ नया सीख सकें। तो चलिए देखिए, शकुंतला हो गया, त्रिपथगा हो गया,
गुरुकुल, गुरुकुल, झंकार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। झंकार में राजनीतिक वैतालिक, राजनीतिक वैतालिक, प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। अगला देखिए, कवि, ये सारे तथ्य बच्चन सिंह की बुक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से है। कवि उर्मिला को साकेत के नर नारियों, नदी कछारों, प्रातः दोपहर, संध्या रात्रि, लोग बाग की चर्चाओं, और समस्याओं से जोड़ना चाहता है। साकेत उर्मिला की सीमा है। साकेत उर्मिला की सीमा है। सीमा है जिसका विस्तार चित्रकूट तक था। अगली कथन देखिए। अगला, रामचरितमानस में चित्रकूट की घटना अयोध्या कांड में रखी गई है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रामचरितमानस में चित्रकूट की घटना अयोध्या कांड में रखी गई है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलिए, साकेत आरंभ से सभी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। साकेत आरंभ से लेकर आठवें सर्ग तक चित्रकूट सभा तक एक क्रमबद्ध कथा लेकर चलता है। तो देखिए, हमें लगा ये तथ्य महत्वपूर्ण हैं, तो हमने नोट कर लिया और हम आप सबसे साझा कर रहे हैं। देखिए, शकुंतला त्रिपथगा गुरुकुल झंकार में राजनीतिक वैतालिक प्रतीत होती हैं।
कवि उर्मिला को साकेत के नर नारियों, ये नारियों है, नर नारियों कवि उर्मिला को साकेत के नर नारियों, नदी कछारों, प्रातः दोपहर संध्या रात्रि लोक बाग की चर्चाओं और समस्याओं से जोड़ना चाहता है। साकेत उर्मिला की सीमा है, साकेत उर्मिला की सीमा है। साकेत का अर्थ अयोध्या भी है, ठीक है, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ, चित्रकूट तक था। रामचरितमानस में चित्रकूट की घटना कहाँ रखी गई है, किस कांड में रखा गया है, ये भी परीक्षा बन चुका है पेपर में ये प्रश्न। तो रामचरितमानस में चित्रकूट की घटना अयोध्या कांड में रखी गई है। देखिए, साकेत आरंभ से लेके 8वें सर्ग तक, शुरू से लेके 8वें सर्ग तक चित्रकूट सभा तक एक एक क्रमबद्ध कथा लेकर चलती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला देखिए। भारी भरकम नमस्सर्ग, भारी भरकम नमस्सर्ग, उर्मिला के वियोग वर्णन, उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित है। उर्मिला का प्रश्न बने कि उर्मिला के वियोग वर्णन से कौन सा सर्ग संबंधित है, तो नवां सर्ग, नवां सर्ग, भारी भरकम नवां सर्ग उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित है। चलिए अगला देखिए। 10वें सर्ग में उर्मिला सरयू को संबोधित करते हैं, सरयू को संबोधित करते हैं। अगला देखिए। उर्मिला प्रवाहमान सरयू से अपने जन्म से स्वयंवर तक के कथा प्रवाह को वह फ्लैशबैक स्मृति संचारी में निवेदित करते हैं। चलिए अगला देखिए।
11वें सर्ग में हनुमान 11वें सर्ग में हनुमान शत्रुघ्न से दंडकारण्य से लक्ष्मण शक्ति लगने तक की कथा का वर्णन है। 12वें सर्ग में साकेत निवासी युद्ध की तैयारी करते दिखाए गए हैं। युद्ध की तैयारी करते दिखाई देते हैं। वशिष्ठ द्वारा गुरु वशिष्ठ द्वारा दिव्य दृष्टि पाकर वे राम रावण युद्ध देखते हैं। तो चलिए समझ लीजिए एक बार। भारी भरकम नवा सर्ग उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उर्मिला के वियोग वर्णन से संबंधित कौन सा सर्ग है, तो साकेत का नवा सर्ग है। ठीक है। 10वें सर्ग में उर्मिला सरयू को संबोधित करती हैं। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना है। तो देखिए, उर्मिला सरयू को संबोधित करती हैं साकेत के किस सर्ग में, तो 10वें सर्ग में। उर्मिला प्रवाहमान सरयू से अपने जन्म से लेकर स्वयंवर तक के कथा प्रवाह को फ्लैशबैक स्मृति संचारी में निवेदित करती हैं। अपने स्मृतियों में याद करके उनको स्मृति संचारी अपने स्मृति भाव से पूरे अपनी व्यथा है, अपने मन की बात को वे उन फ्लैशबैक स्मृति संचारी में भाव में निवेदित कर रही हैं। किससे, तो प्रवाहमान सरयू से। 11वें सर्ग में हनुमान शत्रुघ्न से दंडकारण्य से लक्ष्मण शक्ति लगने पर की कथा का वर्णन है। तो एग्जाम में पूछेगा लक्ष्मण शक्ति लगने, शत्रुघ्न से दंडकारण्य से लक्ष्मण शक्ति लगने तक की कथा किसमें वर्णन है, तो 11वें सर्ग में। 12वें सर्ग में साकेत निवासी युद्ध की तैयारी करते दिखाई गए हैं। 12वें सर्ग में साकेत के निवासी यानी अयोध्यावासी युद्ध की तैयारी करते दिखाए गए हैं। और वशिष्ठ द्वारा दिव्य दृष्टि पाकर वे राम रावण युद्ध अयोध्या निवासी साकेत निवासी वशिष्ठ द्वारा दिव्य दृष्टि पाकर राम रावण युद्ध देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
रामायणी कथा की शेष घटनाएं सूच्य रूप में कही गई हैं। सूच्य रूप में कही गई हैं, छोटे छोटे पार्टों में। रामायणी कथा की शेष घटनाएं, जो बची हुई घटनाएं, सूच्य रूप में यानी संक्षिप्त में कही गई हैं। कार्य व्यापार से भरी हुई अनेक घटनाएं के सूच्य हो जाने पर साकेत का रंगमंच बहुत कुछ सूना हो जाता है। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। ये सभी कथन डॉक्टर बच्चन सिंह के हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी के हैं। चलिए मैं इसको बदल देती हूँ। चलिए आगे देखिए। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने, इनकी रचना है काबा करबला। काबा और करबला। मैथिली शरण गुप्त जी ने काबा और करबला में लिखा है, क्या लिखते हैं? इसकी भूमिका में, काबा और करबला के भूमिका में लिखते हैं। भूमिका में कोई भी पुस्तक पहले लिखी जाती है तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखी जाती है। लिखते हैं, हमने अपने देश में आंतरिक सुख शांति के लिए हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, आगे लिखते हैं। गुप्त जी अपनी रचना मंगल घट, इधर काबा करबला की भूमिका में लिखे हैं, अब यहाँ पे मंगल घट रचना में लिखते हैं। मंगल घट में क्या लिखते हैं? तो देखिए, राम रहीम बुद्ध ईसा ईशा का सुलभ
एक सा ध्यान यहाँ, एक सा ध्यान यहाँ, एक सा ध्यान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए आगे देखिए। गुप्त जी राज्यहीन समाज की यूटोपिया थी। यूटोपिया भी प्रस्तुत करते हैं। जैनी में, ये उनकी रचना है। जैनी में पूंजीवाद का विरोध करते हैं। एक इनकी रचना विष्णुप्रिया है, उसको देख लीजिए। विष्णुप्रिया कहती हैं, सहने के लिए बनी है, सहने के लिए बनी है, सहतु दुखिया नारी, सहतु नारी। एक और है तथ्य, जिस प्रकार गुप्त जी के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी तरह गुप्त जी ने खड़ी बोली पद्य की प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए अपनी भाषा रखते हुए उसकी भाषा को संस्कार दिया। तो देखिए, गुप्त जी राज्यहीन समाज की यूटोपिया भी प्रस्तुत करते हैं। जैनी में पूंजीवाद का विरोध करते हैं। अपनी रचना जैनी में पूंजीवाद का विरोध करते हैं
और विष्णुप्रिया कहते हैं कि सहने के लिए बनी है तो सह तू दुखिया नारी। जिस प्रकार गुप्त जी के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी तरह गुप्त जी ने भी खड़ी बोली पद्य की प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए उसकी भाषा को संस्कार दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस थोड़ा सा और बचा है। चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के संरक्षण में, उनके गुरु थे, गुप्त जी के ये गुरु थे, तो अपने गुरु के संरक्षण में गुप्त जी ने एक शैली निर्मित की, जिसे सरस्वती शैली कहा गया, जिसे सरस्वती शैली कहा गया। ठीक है, एक और है। सन 1908 में ईस्वी की सन 1908 की सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से लेख लिखा। जो रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य में उपेक्षिताएं यानी जिनकी उपेक्षा की जाए, काव्य में उपेक्षिताएं से प्रभावित था। वहीं से गुप्त जी को साकेत लिखने की प्रेरणा मिली। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के संरक्षण में मैथिली शरण गुप्त जी ने एक शैली निर्मित की जिसे सरस्वती शैली कहा गया। फिर अगला पॉइंट है, सन
1908 ईस्वी की सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की, ये यहाँ से एक रचना है इनकी, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से एक लेख लिखे। सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से लिखा, जो रविंद्रनाथ टैगोर के एक काव्य में उपेक्षिताएं, ये स्त्रियों में है कि काव्य में उपेक्षिताएं रविंद्रनाथ टैगोर की ये रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना काव्य में उपेक्षिताएं हैं। इसी से काव्य में उपेक्षिताएं रचना से प्रभावित होके इससे प्रेरणा लेके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लिखा और इन दोनों से प्रेरणा लेके मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत लिखा। तो फिर से देखिए, सन 1908 ईस्वी की सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से एक लेख लिखा, जो रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य में उपेक्षिताएं से प्रभावित था। वहीं से गुप्त जी को साकेत लिखने की प्रेरणा मिली। तो साकेत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य में उपेक्षिताएं रचना से और कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से। और इसके ऊपर भारत भारती की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो मुसद्देहाली से और ब्रजमोहन दत्तात्रेय के भारत दर्पण से। तो यहाँ तक हमने पूरा एक ही क्लास में मैथिली शरण गुप्त जी को जितने तथ्य बच्चन सिंह के बुक से बन सकते थे हमने उतना यहाँ पे लिया था, ठीक है। और इसके अलावा बच्चन सिंह की बुक से और कहीं से कोई तथ्य मैथिली शरण गुप्त जी से नहीं बनेगा। तो चलिए, कैसी रही हमारी क्लास दोस्तों? अब तो लाइक कर दो, लाइक करके तभी जाइएगा। और क्या कहने जा रही थी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए हमें। हमारा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है या नहीं, हमें कहाँ और सुधारने की आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, हमें सपोर्ट करिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ पे हमें कुछ आप सबको हमें बताना है तो आप सब हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।